हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल भाई की स्टडी, जहां आपको रोज़ाना के करंट अफेयर अपडेट्स एवं डेली क्विज़ेस मिलती रहती है। दोस्तों, हमारे ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप ज्वाइन अवश्य करेंगे। तो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम हमारे पिछले वीडियो की कि हमने हमारे पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। हमने हमारे पिछले वीडियो में इतिहास में व्यापार किस प्रकार होता था इसके बारे में जाना, एवं हमने अंतर्देशीय उत्पाद के बारे में जाना कि वो होते क्या हैं, एवं हमने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में जाना कि वो मुनाफा कैसे कमाती है एवं वो होती क्या है, वो अपने कार्यालय कहाँ स्थापित करती है। इन चीज़ों के बारे में हमने जाना एवं अंत में हमने पढ़ा निवेश और विदेशी निवेश के बारे में पढ़ा कि इन दोनों में अंतर क्या है और ये क्या होते हैं। अब जानेंगे हम हमारे आज के वीडियो के बारे में। हमारे आज के वीडियो में हम बात करेंगे विदेशी व्यापार और घरेलू व्यापार के बारे में कि ये दोनों होते क्या हैं और इनमें अंतर क्या है, एवं हम विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के बारे में बात करेंगे एवं उनके बारे में अंतर जानेंगे, और अंत में हम बात करेंगे वैश्वीकरण के बारे में, जो सबसे बड़ा टॉपिक है। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है घरेलू व्यापार एवं विदेशी व्यापार। तो आप इन चीज़ों समझ चुके हैं इनका मतलब क्या होता है, फिर भी हम इनकी डेफिनेशन आपको बता देते हैं। घरेलू व्यापार वह व्यापार है जो किसी देश के भीतर होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सीमाओं के पार होता है। अब हम इनके बारे में जानेंगे कि इनमें अंतर क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की तुलना में घरेलू व्यापार के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार में बहुत सारे प्रतिबंध होते हैं, जैसे कि कार्य ट्रैफिक, कर्तव्य पूंजी नियंत्रण और विदेशी मुद्रा नियंत्रण इत्यादि प्रतिबंध लगे हुए हैं। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे घरेलू व्यापार एवं विदेशी व्यापार में अंतर। तो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे सबसे बड़े टॉपिक वैश्वीकरण की कि वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण एक सतत प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के सभी देश एक दूसरे से आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से एक साथ जुड़ जाते हैं। चलिए इसे हम और अच्छी तरह समझते हैं। तो बिना देर के शुरू करते हैं। एक भारतीय बिजनेसमैन ने अपनी कंपनी खोलने के लिए एक दूसरे बड़े कॉन्स्ट्रक्टर से मिला और कहा कि हम दोनों कंस्ट्रक्शन की कंपनी खोलेंगे। तो उसने बोला ठीक है। फिर उन्होंने एक फॉरेनर से कहा कि आप हमारे इसमें इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको मुनाफा देंगे। उस फॉरेनर ने उनसे हाथ मिला लिया। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई, स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए और यहाँ तक कि उन्होंने बड़ी बड़ी सिटीज़ बनाई। इसके बाद उन्हें इससे बहुत मुनाफा हुआ, जिससे उन्होंने बहुत इनकम की। इस उदाहरण में जिस प्रकार एक विदेशी कंपनी ने दूसरी कंपनी की मदद कर उसे और खुद को मुनाफा कमाने का मौका दिया, इसी प्रकार वैश्वीकरण में सभी एकजुट हो जाते हैं। तो उम्मीद है आप वैश्वीकरण समझ चुके होंगे। तो अब हम बात करेंगे वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका कि टेक्नोलॉजी वैश्वीकरण में क्या भूमिका निभाती है। तो हमारा पहला पॉइंट है परिवहन तकनीकों में सुधार। टेक्नोलॉजी के कारण परिवहन में सुधार हुआ है एवं इसी के कारण परिवहन में बहुत फ़ायदा हुआ है। एंड हमारा दूसरा पॉइंट है सूचना प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान। इसके कारण दूर संचार माध्यम बहुत आसान हो चुके हैं, दूर दूर से हम किसी से भी बात कर सकते हैं। तो आप समझ ही चुके होंगे यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे हम हमारे तीसरे पॉइंट की कम लागत में महत्वपूर्ण चीज़ों की उपलब्धता। टेक्नोलॉजी के कारण कम लागत में बहुत सी चीज़ उपलब्ध हो पाती है, जैसे मशीनरी के कारण कपड़े सस्ते मिल सकते हैं एवं बहुत सारी वस्तुएँ। इस प्रकार हम कह सकते हैं वैश्वीकरण में टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है वैश्वीकरण का कंपनियों पर प्रभाव। वैश्वीकरण के कारण कंपनियों पर क्या क्या प्रभाव है। तो पहला प्रभाव है विश्व के अलग अलग कोने तक अपने व्यापार का प्रसार करने का मौका मिला, कंपनियों को इससे बहुत मुनाफा हुआ। एंड सेकंड पॉइंट, सस्ते सामान एवं मशीनरी उपलब्ध हुई क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण उन्हें भी बहुत फ़ायदा हुआ था एवं वैश्वीकरण में टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब बात करेंगे हम हमारे तीसरे पॉइंट की। हमारा तीसरा पॉइंट है ज़्यादा मुनाफा कमाने का मौका। इसका मतलब है वैश्वीकरण में टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण उन्हें सस्ते सामान एवं मशीनरी मिल जाती है एवं उन्हें इससे बहुत मुनाफा होता है एवं विदेश के दूर दूर कोनों तक अपने सामान पहुंचा पाते हैं। आप समझ चुके होंगे। तब बिना देर के आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है वैश्वीकरण के कारण लोगों पर क्या प्रभाव हुआ। हमारा पहला प्रभाव है उपभोक्ता के सामने पहले से ज़्यादा विकल्प हैं। अब हम इसे और अच्छी तरह समझेंगे एक उदाहरण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अगर कोई भी व्यक्ति मोबाइल खरीदने जाता था तो उसके पास किसी एक ही कंपनी का मोबाइल खरीदने का अवसर था, परंतु आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण एक देश के मोबाइल दूसरे देश में भी बेचे जा रहे हैं। तो इस प्रकार अब लोगों के पास ज़्यादा अवसर है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि कैसे लोगों के पास ज़्यादा अवसर है। अब बिना देर किए आगे बढ़ते हैं।
हमारा दूसरा पॉइंट है उद्योग और सेवाओं से नए रोजगारों का सृजन हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से नई नई कंपनियां खुली, इसके कारण लोगों को बहुत सारे रोजगारों में अवसर मिले। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है उपभोक्ताओं को कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा विकल्प हैं। इस कारण उन्हें कम कीमत में अच्छे चीज़ उपलब्ध हो रही हैं। हमारा अगला और लास्ट पॉइंट है लोग पहले की तुलना में उच्चतर जीवन का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा विकल्प मिल रहे हैं एवं उच्च गुणवत्ता वाली चीज़ें मिल रही हैं। तो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वैश्वीकरण के कुप्रभावों के बारे में। हमारा पहला पॉइंट है प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे उद्योगों का विनाश हो रहा है। तो हम इसको एक उदाहरण के साथ समझ, जैसे पहले दर्जी हुआ करते थे, वही लोगों के कपड़े सिला करते थे एवं अधिकतर लोग उन्हीं से कपड़े सिलवाया करते थे। परंतु आज के युग में टेक्नोलॉजी एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने के कारण लोग या तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या दुकानों से कपड़े खरीदते हैं, तो जिसके कारण दर्जियों का बहुत नुकसान हुआ है। तो इस प्रकार आप इस उदाहरण को समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। हमारा दूसरा पॉइंट है वैश्वीकरण के कारण श्रमिकों की आय कम हो रही है। हमारा लास्ट और थर्ड पॉइंट है वैश्वीकरण के कारण मजदूरों और श्रमिकों के कार्य घंटे बढ़ाए गए हैं। उम्मीद है आप सब कुछ समझ चुके होंगे, क्योंकि यह परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण। हमने पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्रश्न किया था कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। अब बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे फास्टेस्ट 3 पार्टिसिपेंट्स की, जिन्होंने सबसे जल्दी उत्तर दिया। तो हमारे पहले कंटेस्टेंट हैं शुभराज सिंह डोडिया, हमारे सेकंड पार्टिसिपेंट है विजेंद्र एंड हमारे थर्ड एंड लास्ट पार्टिसिपेंट है आशीष चौहान। तो अब बिना देर किए हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की तरफ, जो आपके लिए। हमारा अंतिम प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी?